गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। चूंकि लॉगिन नहीं हो पा रहा था, कुछ प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम थी, इस कारण से इसीलिए आज थोड़ा सा विलंब हुआ है। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। अभी ठीक है तबीयत, रह रह करके बीच बीच में वेदर भी चेंज हो रहा है, बारिश हो रही है, जिसके कारण से सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम आ रही है। नमस्कार। चलिए, प्रयास करूंगा कि आज आप लोगों की आखिरी क्लास हो पॉलिटी की, और उसके बाद हम नए विषय की शुरुआत करेंगे जो आप लोगों की इच्छा के अनुरूप ही करेंगे। हमने कई आयोगों पर चर्चा आप लोगों से कर ली थी। कुछ मेजर कमीशंस अभी थोड़े बहुत बचे हुए हैं जिन पर हम चर्चा कर लेंगे, तो ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें एक है कंपटीशन कमीशन, जिसे आप प्रतिस्पर्धा आयोग के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा क्वेश्चन सबसे पहले। सभी को गुड इवनिंग। थोड़ा विलंब हो इसलिए बहुत इधर उधर की चर्चाएं नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा। आवाज सभी को क्लियर है, मुझे बता दीजिए। आवाज सभी को क्लियर है? सभी लोग आवाज सुन पा रहे हैं ठीक से? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। हेडिंग डाल लीजिएगा प्रतिस्पर्धा आयोग। कंपटीशन कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है, प्रतिस्पर्धा आयोग को। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। प्रतिस्पर्धा आयोग के गठन व उसके कार्यों को आयोग के गठन व उसके कार्यों को स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के सृजन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के सृजन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के सृजन में प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। भूमिका पर प्रकाश डालिए। चलिए ठीक, आगे बढ़े हम लोग अपनी प्रक्रिया में। पहले इसको एक बार समझ लीजिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा आयोग भी आपके सामान्यतया संविधिक आयोग के रूप में विद्यमान है, और पॉलिटी की किताबों में आपको प्रतिस्पर्धा आयोग जैसी चीजें सामान्यतया नहीं मिलती हैं। जब हम प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करते हैं तो यह संवैधानिक आयोग के रूप में विद्यमान नहीं है, अर्थात ये स्टैट्यूटरी रूप में, अर्थात संवैधिक रूप में इसकी प्रतिस्थापना की गई। और वह तब की गई जब व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा का हमारे देश में ज्यादा विस्तार हुआ। व्यवसायिक नैतिकता का हनन काफी तीव्रता से हुआ। व्यवसायिक हितों के लिए जो उपभोक्ता का संरक्षण था वह प्रभावित हुआ, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपके यहाँ प्रतिस्पर्धा आयोग जैसी एक संस्था के गठन की बात सुनिश्चित की गई। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि 1991 के बाद स्थापित हुए आपके आर्थिक सुधारों के प्रक्रम में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया, अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था के स्वरूप में जो समाजवादी लक्षण थे उनको न्यूनीकृत कर, मतलब उसको मिनिमाइज करके, हमने कहीं ना कहीं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण थे उनको ज्यादा संरक्षण दिया। और उनको ज्यादा संरक्षण देने का परिणाम यह हुआ
कि हमारे यहाँ व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में जो नैतिकता थी, जो स्वस्थ स्वरूप था, उसका क्षरण होने लगा। और इस बात को निरंतर देखा गया कि ऐसी व्यवस्थाएं जो है स्थापित हो रही हैं। और यही कारण था कि आपके यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स को लागू करने के बाद प्रारंभिक 5 वर्ष जो था, उसमें काफी रिस्ट्रिक्टेड जो है अनुमतियां दी गई थी। मतलब 1997 तक आपके यहाँ जो बाजार को खोलने की प्रक्रिया थी वो बहुत सीमित थी। यही कारण था कि हमारे यहाँ उस फेज में बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी हम आकर्षित करने में सफल नहीं रहे। आपको पता है कि कांग्रेस की सरकार के बाद का जो फेज था 1991 के बाद 1996 से, वो थोड़ा सा राजनीतिक रूप में अस्थिरतापूर्ण था। इसी दौर में जो टाइगर कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वहां पर काफी बड़ी मंदी आई थी, जिसका कारण यही एलपीजी का स्वरूप था। अतः भारत में जो एलपीजी रिफॉर्म्स के सकारात्मक लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, वो व्यवस्थित रूप में 2000 के बाद देखने को मिलते हैं। और ऐसी अवस्था में 1997 के बाद जब इसके खोलने की प्रक्रिया स्थापित हुई, विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ। आप देखिए, जितने फेमस भारतीय उत्पाद थे जो भारत में प्रचलित थे, सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर के खाने वाले प्रोडक्ट में आ जाइए, वो सब कहीं ना कहीं जो है, जो विदेशी कंपनियां थी, उन्होंने अधिक से अधिक धन देकर के उनको अपने नाम पर ले लिया। बहुत बार अनैतिकता का भी पालन किया गया। निरमा जैसे आपके डिटर्जेंट पाउडर जो आपके यहाँ सबसे अच्छे थे, उसी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण उनको नष्ट कर दिया गया। निरमा जो कभी कपड़े धोने का सबसे अच्छा साबुन और सर्फ होता था, सर्फ मतलब डिटर्जेंट होता था, वह जो है बर्तन धोने के इस्तेमाल में आने लगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा ने उसके स्वरूप को कहीं ना कहीं बाजार में खराब किया। ऐसी अवस्था में सबसे पहले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य और उपभोक्ता हितों को संरक्षित करने के लिए हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा आयोग का रिकमेंडेशन किया गया 2002 में। और इसके संविधिक स्वरूप में जो रिकमेंडेशन किया गया, उसमें आपके यहाँ राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम आपके यहाँ स्थापित किया गया संसद में सरकार के द्वारा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जिसने इस कार्य को संपन्न किया था, और उन्हीं की सरकार के द्वारा इस आयोग को 14 अक्टूबर 2003 को फाइनली प्रतिस्थापित किया। 14 अक्टूबर 2003 को 2007 और 2009 में उसमें आंशिक संशोधन किए गए। और अगर हम कहें कि वर्तमान स्वरूप की बात करें, तो व्यवस्थित रूप में प्रतिस्पर्धा आयोग ने कार्य करने का जो प्रक्रम प्रारंभ किया था, वह 2009 से शुरू किया। तो प्रतिस्पर्धा आयोग की व्यवहारिक प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई थी, वो 2009 से हुई थी। ठीक, जब हम इसके गठन की बात करते हैं, तो भारत सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष, याद रखिएगा, अभी लिखा भी देंगे, जिसमें एक अध्यक्ष और न्यूनतम 2 सदस्य और अधिकतम 6 सदस्य का प्रावधान किया गया है। एक अध्यक्ष, न्यूनतम 2 सदस्य और अधिकतम 6 सदस्य का प्रावधान वहां पर किया गया है। और उसमें यह कहा गया है कि सरकार यह निर्धारित करेगी कि उसमें कितने सदस्य होने चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, कोई जरूरी नहीं है 6 ही हो। जैसे वर्तमान समय में अगर हम बात करें, तो श्री अशोक गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं, और एक अध्यक्ष के साथ साथ 4 सदस्य इसमें वर्तमान समय में विद्यमान है। ठीक, तो वह व्यवस्था की गई। योग्यता के संदर्भ में, सेवा शर्तों के संदर्भ में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, इसका निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाना है। और जब हम इस आयोग की बात करते हैं, तो हमने कहा कि यह आयोग व्यापक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है। और वो व्यापक उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं प्रतिस्पर्धा आयोग के? तो हमने आपसे कहा कि बाजार के स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सृजन करना, हेल्दी कंपटीशन जिसे आप कहते हैं। इसके साथ साथ ऐसे व्यवहार जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रहे हैं, उनको हतोत्साहित करना।
ऐसे संधि समझौते जिनसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है, उनको कहीं ना कहीं सीमित करने की दिशा में अग्रसरित होना। इसके अतिरिक्त जब हम बात करते हैं तो इस आयोग के द्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ता हितों का संरक्षण लक्षित किया गया है। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जो प्रावधान स्थापित किया गया है वह उस प्रकार का स्थापित किया गया है जिसमें वह लोगों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के प्रति जागरूकता का संचार करेगा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए नियमन या ऐसे व्यवहारों के लिए सरकार को अपना सहयोग और परामर्श प्रदान करेगा। ये सारे पक्ष स्थापित किए गए हैं जो इस व्यवहार के अंतर्गत किए गए हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग का हमारे यहाँ जो सृजन किया गया है वह हमारे यहाँ जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे उनके सुधार के क्रम में ही भारतीय और वैश्विक कंपनियों के बीच में एक संतुलन समन्वय बनाए रखने और उपभोक्ता हितों के संरक्षण की स्थापना के लिए किया गया है। तो यह है आपका प्रतिस्पर्धा आयोग जिसको राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया है। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए आप लोग, कहीं डाउट हो पूछ लीजिए। इसमें प्रतिस्पर्धा आयोग में योग्यताओं का स्पष्ट विवरण नहीं है, सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और कोई लिखवा दूं अगर आप लोगों की अनुमति हो तो? आप लोगों की अनुमति है? बता दें। चलिए ठीक है, चलिए लिख लीजिए यहां पर, लिखिए यहां पर, लिखिए। भारत में संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग जैसे किसी प्रावधान की स्थापना नहीं की गई थी। तथा 1991 पश्चात स्थापित किए गए आर्थिक सुधारों के पश्चात उद्योग व्यवसाय के क्षेत्र में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा व एक मिनट रुक जाएगा राजन भैया। हाँ हुई है, मैं करता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ जरा। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों के संरक्षण के उद्देश्य से तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा सन 2002 में सन 2002 में
एक राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम की स्थापना संसद में की गई, संसद में की गई, जिसे औपचारिक रूप में 14 अक्टूबर 2003 को 14 अक्टूबर 2003 को एक संविधिक आयोग के रूप में, संविधिक आयोग के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। संविधिक आयोग के रूप में प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें आवश्यकता अनुरूप आवश्यकता अनुरूप 2007 और 2009 में संशोधनों की स्थापना की गई। संशोधनों की स्थापना की गई। अगले पैराग्राफ में आएगा, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन भारत सरकार के द्वारा अनुशंसा किए जाने पर, भारत सरकार के द्वारा अनुशंसा किए जाने पर, अनुशंसा किए जाने पर राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जहां इस आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष व न्यूनतम 2 और अधिकतम 6 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। सदस्यों का प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्योंकि यह स्वरूप बदल सकता है। वर्तमान समय में श्री अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में, श्री अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्य विद्यमान हैं। 4 सदस्य विद्यमान हैं।
तो ये तो आपने बता दिया अपने यहाँ जो गठित प्रतिस्पर्धा आयोग है उसके स्वरूप पर। अब अगले पैराग्राफ में आ जाइए जब इसके कार्यों पर हम चर्चा करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है इसका। लिखिएगा यहां पर, प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन मुख्यतया व्यापार वाणिज्य के स्तर पर स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का सृजन किया जाना है तथा यह आयोग व्यवसाय वाणिज्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को भी रोकता है। यही नहीं, यह आयोग उपभोक्ता हितों के संरक्षण को ध्यान में रख करके ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सृजन करता है। वहीं यह आयोग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बाधित करने वाली शिकायतों की जांच करता है, समय-समय पर व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन करता है तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक नियमन के संदर्भ में भी सरकार को परामर्श प्रदान करता है। तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बाधित करने वालों पर उसे जुर्माना लगाने का अधिकार भी
प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है। इसके साथ ही साथ यह आयोग व्यावसायिक समूहों के बीच में होने वाले संधि समझौतों का भी मूल्यांकन करता है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में जागरूकता का प्रसार भी सुनिश्चित करता है। जागरूकता का प्रसार भी सुनिश्चित करता है, प्रसार भी सुनिश्चित करता है। अतः वर्तमान दौर में व्यावसायिक और उपभोक्ता दोनों के ही हितों का उचित संरक्षण करने का दायित्व इस प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा ही पूर्ण किया जा रहा है, पूर्ण किया जा रहा है। पूर्ण किया जा रहा है। ये था आपका राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग। अब यहां कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर कोई भी प्रश्न हो तो। मैं समय दे रहा हूं आप लोगों को, अगर राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग से कोई प्रश्न हो तो। सभी को स्पष्ट है? आगे बढ़ जाएं, इसकी भी अनुमति दे दीजिए। आगे बढ़ जाऊं? अनुमति है? बता दें। कोई बता नहीं रहा है, स्पष्ट कर दें, आगे बढ़ जाएं हम लोग। दो एक आयोग और हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है आप लोगों के साथ। आगे बढ़ें? चलिए, इकट्ठे बहुत। न्यायिक समतुल्य अधिकार है इसे। न्यायिक समतुल्य अधिकार, वही आप याद रखिएगा सचिन, इस बात को मतलब सभी लोग याद रखें कि जितने भी संवैधिक आयोग स्थापित किए गए हैं, जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं आपकी इस तरीके की, उन सभी के स्तर पर जो सिविल न्यायालय या दीवानी न्यायालय के अधिकार हैं वो सबको प्रदान किए गए हैं। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा क्या होती? जानबूझ के किसी उत्पाद को जो है
बाजार में उसकी छवि खराब ना करना, कोई ऐसी ऐसी संधि समझौते या व्यवहार प्रेषित नहीं करना जो प्रतिस्पर्धा को बाधित करे। ठीक है, नहीं कोई ऐसा निर्धारण नहीं है शालिनी कि इतना निर्धारित, ये आयोग पर निर्धारित किया गया वह जुर्माना। अब छोटी सी चीज समझिएगा, उद्देश्य बहुत अच्छा है, नहीं ऐसी कोई स्टेट लेवल पर संस्था नहीं है। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आज आपके यहाँ सबके पास जियो का फोन है, सबके पास जियो का नंबर है मुझे छोड़ करके। ठीक है, मैं उसमें कोई बड़ी चीज नहीं कर रहा हूं, मैं दो फोन हैंडल नहीं कर सकता हूं, दो नंबर इसलिए नहीं रख रहा हूं। ठीक, यस देखिए जियो का, मैं उसी पर चर्चा कर रहा था अभी। अब उसमें क्या हुआ कि आपके देश में जियो आया और उसने कहा कि निशुल्क बात कीजिए आप। आपको लगा कि अरे ये तो बहुत ही, भारत सबसे युवा देश है और युवाओं के हाथ में फोन है तो गंजे के हाथ में कंघे जैसा ही है कि पूरी रात बात करना है, पूरी दिन बात करना है। ठीक है, तो वैसी अवस्था में जियो तो ईश्वर का आशीर्वाद बन करके हमारे देश में है। तो आप देखिए कि जियो ने हमारे देश में उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बाधित कर दिया जो चली आ रही थी। अब दृष्टिकोण अलग अलग है। जियो आज देश की सबसे, मतलब रिलायंस का प्रॉफिट बेसिकली जियो से ही बढ़ा है, आप सभी को पता है। तो क्या रिलायंस का प्रॉफिट जियो से बढ़ा तो रिलायंस ने जो अपना मार्केट बनाया, क्या वो सही माध्यम था या नहीं था? क्या उसने दूसरे लोगों को उस चीज के लिए विवश किया या नहीं किया? ये प्रश्न अभी भी मूल्यांकन का विषय है। जैसे कि आपने लिखा है कि रिलायंस कंपनी ने लो रेट में इंटरनेट डेटा कॉलिंग यानी सब प्रोवाइड किया। ठीक है, तो हम इस बात को जानते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर यह व्यवहार उन्होंने किया कि साहब लाभ बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उन्होंने फिर बाद में उस पर चार्ज लगा दिए। मतलब उन्होंने, अगर मुझसे अगर आप पूछेंगे तो उन्होंने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बाधित किया। आपने अपना बाजार बढ़ाने के लिए आपने कुछ समय घाटा सहा, और जब आपका बाजार आ गया, मतलब लोगों ने अपने एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ये सब छोड़ करके क्या किया, जब लोगों ने जियो अपना लिया तो आपने उस पर चार्ज कर दिया। हम कह रहे हैं भारत जैसे देश में वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, जितने बड़े वॉल्यूम के लोग आपकी सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और आज आप देख लीजिए कि जियो किससे नहीं समझौता कर रहा है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जियो ने उस समय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लंघन किया, लेकिन जियो के साथ वर्तमान सरकार भी जुड़ी हुई है। जियो रिलायंस का उत्पाद है जो कि ऑलरेडी एक बड़ा शेयर भारतीय बाजार में रखता है, इसलिए सारी चीजें किनारे हो गई। तो हम ये कहें कि हम लिख नहीं सकते, लेकिन यहाँ चर्चा में जरूर कह सकते हैं कि हम इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा आयोग अभी भी उस तरीके की प्रतिस्पर्धा सृजन की दिशा में व्यवहारिक रूप में व्यवहार नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। तो हम इस बात को मानते हैं कि अभी शायद वह उस रूप में कार्य नहीं कर रहा, और जितने भी इस तरीके के संविधिक आयोग हैं, जितने भी इस प्रकार के संविधिक आयोग हैं, उन सभी के इस पर ऐसी चुनौतियां कहीं ना कहीं आती हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीजें इस तरीके से मानते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, मुर्मू साहब अभी तक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, आप सभी लोगों को पता होगा। किसने मुर्मू साहब को यह अवसर प्रदान किया था? तो वर्तमान सरकार ने प्रदान किया था। आज मुर्मू साहब क्या बन गए हैं? सीएजी बन गए हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं। किसने स्थापित किया गया? सरकार के प्रस्ताव से ही स्थापित हुआ है वह प्रस्ताव। तो यह इस बात को बताता है कि ऐसे संवैधानिक पदों पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का प्रभाव जरूर विद्यमान होता है। जीआई टैग अलग चीज हो गई। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर अलग व्यवहार हो गया। जैसे इस पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है, उसमें किसी राज्य के स्तर पर स्थापित नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए अब हम लोग दोस्त, काफी चर्चा कर लिए हम लोग। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं,
जिसको आप लोग लिखेंगे, होमवर्क के रूप में आपको प्रदान कर रहा हूं, उसे लिख के दिखाएंगे आप लोग। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, लिखिएगा। भारत के योजनागत विकास में, भारत के योजनागत विकास में, योजनागत विकास में योजना आयोग के योगदान पर प्रकाश डालिए। योजना आयोग के योगदान पर प्रकाश डालिए। योगदान पर प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, शब्द सीमा की बाध्यताएं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। 100 से लेकर के 200 शब्दों के बीच में जो लिख पाए आप लोग लिखिएगा। ठीक। लिखने पर याद आया, देखिए विद्यार्थी जीवन में संयम और पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। इस प्लेटफॉर्म पर नाम किसी का लेना बहुत उचित नहीं है, लेकिन आप जब मुझे कोई चीज लिख करके भेजते हो और मुझसे आप अपेक्षा करते हैं और मेरे द्वारा अगर उस पर फीडबैक आपको नहीं मिलता है, तो मुझसे ज्यादा आपका दायित्व है, क्योंकि आपने मेहनत की है। आप मुझे रिकॉल करा दीजिए। आप, मैं आपके टीचर से ज्यादा आपके बड़े भाई की भूमिका निभाता हूं, तो मुझे लगता है कि आप मुझे फोन करके भी कह सकते हैं कि साहब मैंने आपको एक आंसर लिखा था, आप चेक करके मुझे बता देंगे तो मेरे लिए बेहतर होगा। ऐसा बहुत लोग करते भी हैं। बहुत बार ये होता है कि 20-25 एक साथ लोग डालते हैं जब आंसर, तो बहुत बार स्किप कर जाती हैं, चीजें नहीं दिखती हैं, या दिखती हैं सोच लेता हूं बाद में देख लूंगा। जैसे आप पॉलिटी का मुझे सारे लोग आंसर भेज रहे हैं, किसी ने इकोनॉमिक्स भेज दिया, तो मेरे थॉट प्रोसेस में है कि अरे इसे बाद में देख लेंगे, पहले ये देखें जिस पर लोग तुरंत तुरंत रूप में मुझसे प्रतिक्रिया चाह रहे हैं। तो कई बार ऐसी चीजें छूट जाती हैं। तो मेरा अनुरोध है कि मेरे ऊपर बंदूक मत तानिए, ये मुझे आहत करता है। मैंने आप लोगों को अधिकार दिया है कि आप मुझे फोन कर लीजिए, आप मुझे कह दीजिए साहब मैंने आपको भेजा था, आप उसे चेक कर दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है कि इसकी चेक करूंगा इसका नहीं चेक करूंगा। ठीक। तो मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि अगर किसी ने मुझे लिख करके भेजा है और अगर उसका नहीं चेक हुआ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मतलब फोन पर चीजों को पढ़ करके उसको रिमार्क करना ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। एक साथ मैं 5 पेज भी नहीं एक साथ चेक कर पाऊंगा, यह भी मेरे साथ चुनौतियां हैं। तो मैं समय अनुसार, आप देखते होंगे कि आपने शायद आज लिख के भेजा है, मैं कल दिन में आपको लिख देता हूँ वेरी गुड, या कोई रिमार्क होता है तो मैं लिख देता हूँ कि आप मुझे कॉल कर लो, क्योंकि ज्यादा चीजें लिखना भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। तो किसी व्यवहार को मैं दुर्भावनापूर्ण नहीं करता हूँ। मेरे जाने अनजाने किसी को आहत हो जाता है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बंदूक मत तानिए मेरे ऊपर, मुझे कॉल करके कह दीजिए साहब आप उसे चेक कर दीजिए। तो ये एक अनुरोध होगा। और विद्यार्थी जीवन में ईगो होना बहुत अच्छा नहीं होता है, और खासकर आप जितना लिखने में मेहनत करते हैं कि मुझे मेंशन कर दें कि साहब आपने ये नहीं किया है, उससे कम समय में आपकी बात मुझ तक पहुंच जाएगी जब आप उस पर केवल ये लिख देंगे, बोल देंगे कि साहब मैंने एक क्वेश्चन भेजा था आप उस पर चेक कर दीजिए। क्योंकि जब आप मेरे ऊपर एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली आप ही के ऊपर होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए खैर विषय पर आ जाएंगे। योजना आयोग आप लोगों को नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि वर्तमान समय में उसका रिलेवेंस नहीं है, और वैसे भी आप सभी लोग योजना आयोग को पढ़ते रहे हैं, पहले से पढ़ते रहे हैं, और किताब में अभी भी मिल जाएगा तो उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। लेकिन जिसका इंपॉर्टेंस है वर्तमान समय में उस पर जरूर हम चर्चा करेंगे, वह है नीति आयोग। ठीक है। 2-3 प्रश्न लिख लीजिएगा नीति आयोग, लिखिएगा। योजना आयोग के रहते हुए, क्वेश्चन लिखिएगा, योजना आयोग के रहते हुए
योजना आयोग के रहते हुए नीति आयोग के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, नीति आयोग के गठन को स्पष्ट कर। नीति आयोग के गठन को स्पष्ट कर। गठन को स्पष्ट कर। उसकी स्थापना के उद्देश्य स्पष्ट करें। उसकी स्थापना के उद्देश्य स्पष्ट करें। उद्देश्य स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नीति आयोग के कार्यों पर प्रकाश डालें। नीति आयोग के कार्यों पर प्रकाश डालें। नीति आयोग के कार्यों पर प्रकाश डालें। अब चलें नीति आयोग पर आ जाते हैं। बेसिकली इसका जो पूरा नाम है आप सभी को पता है कि भारत परिवर्तन संस्थान इसका पूरा नाम है, और इसको जो नीति आयोग कहा गया है ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर पर, योजनागत स्तर पर शीर्ष स्तरीय थिंक टैंक की भूमिका निभा रहा है। मतलब किसी प्रकार के नीतिगत व्यवहार को जो संपन्न किया जा रहा है उसमें नीति आयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इवन राज्यों के द्वारा भी कोई व्यवहार संपन्न किया जा रहा है, राज्यों के द्वारा भी कोई व्यवहार संपन्न किया जा रहा है जिसमें योजनागत सकारात्मकता है, जिसको राष्ट्रीय व्यवहारों में स्थापित किया जा सकता है, तो वैसे व्यवहारों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में की पहल भी नीति आयोग के द्वारा ही स्थापित की जा रही है। केंद्र राज्यों के बीच में एक समन्वय की स्थापना कर रहा है, जिसे आप कहते हैं सहकारी संघवाद की प्रतिस्थापना कर रहा है। वस्तुतः अगर आपको एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो आपके यहाँ एक योजना शुरू हुई थी, भावांतर भुगतान योजना। केंद्र में बड़ी सारी कृषिगत योजनाएं रही हैं, लेकिन भावांतर भुगतान जैसी कोई योजना नहीं थी जिसमें बाजार मूल्य और जो आपके यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके अंतर को कैसे संरक्षण दिया जाए किसानों को। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में किसान केंद्रित स्वरूप विद्यमान है, और आधुनिक समय में तो और ज्यादा जो आपकी पेंडेमिक सिचुएशन है उसमें अब सरकार भी कहने लगी है कि आप आत्मनिर्भरता पर बल दीजिए, स्वयं के उद्देश्य से अपना संवर्धन प्रेषित कीजिए। सरकार उसमें आपको फैसिलिटेट जहां भी कर सकती है वहां करेगी। लेकिन भारत जैसे देश में जैसे हम रोजगार की जब बात करते हैं तो इस बात को समझिएगा कि रोजगार असंगठित क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। तो असंगठित क्षेत्र में रोजगार मतलब वहां असंगठित क्षेत्र का मतलब ये हो गया जहां कौशल का उतनी आवश्यकता नहीं है। अब जैसे रिक्शा चलाना कौशल का कार्य बेसिकली बहुत ज्यादा नहीं है, आप कुछ 2-4 दिन चलाएंगे आप अपने आप कौशल पूर्ण हो जाएंगे, तो वहां कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। मिट्टी उठाने, जमीन खोदने, इनके लिए कहीं कोई बहुत विशेष कौशल की जरूरत नहीं। तो जब तक हमारे देश में
कौशल का विकास नहीं हो जाएगा उस स्तर पर, तब तक उद्यमिता का विकास भी नहीं होगा। क्या सभी एक ही क्षेत्र में जाएं? पलायनवादी दृष्टिकोण क्यों अपनाया जाता है? इस बात को समझिए, गांव से शहरों की तरफ पलायन क्यों होता है? क्योंकि वहां उद्योग में बड़ी आसानी से लोगों को श्रम मिल जाता है। क्या उद्योग क्या केवल शहरों में विद्यमान है? नहीं, उद्योगों का स्वरूप अलग अलग स्थापित करना पड़ेगा हमको। कृषि आधारित उद्योग भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसको बड़ी आसानी से ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करके उसका विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं। तो नीति आयोग ने भावांतर भुगतान का संज्ञान लिया था जब हमारे यहाँ लागू की गई थी केंद्र में। इसी तरीके से तेलंगाना की रायडू बंधु जो योजना थी, जिसमें उन्होंने अपने प्रत्येक किसानों को कुछ 2000 रुपए देने का निर्धारण किया था, उसी आधार पर आपके यहाँ देखिए कृषक सम्मान निधि बना दी गई, जिसमें वार्षिक स्तर पर 6000 रुपए देने की बात की गई। तो देश का एक शीर्षस्थ थिंक टैंक की भूमिका निभा रहा है वर्तमान समय में नीति आयोग, जो नीचे से ऊपर, पहले योजनाएं ऊपर से नीचे आ रही थी, अर्थात केंद्र से स्थानीय स्तर तक उनको थोपा जा रहा था। मतलब कोई योजना बन रही है, इसमें हमारी आपकी कोई भागीदारी नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। लेकिन आज जब नीति आयोग व्यवहार कर रहा है, तो स्थानीय स्तर से लेकर के शीर्ष स्तर तक सुझावों को प्रेषित किया जा रहा है, और सभी पक्षों को ध्यान में रख करके, सभी चुनौतियों को ध्यान में रख करके नीतिगत पहल सुनिश्चित की जा रही है। इसीलिए नीति आयोग की महत्ता को स्वीकार किया जाता है। नीति आयोग का एक व्यवस्थित क्रम में गठन भी सुनिश्चित किया गया है, जो योजना आयोग से पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित था। जब हम योजना आयोग और नीति आयोग का अध्ययन भी यहाँ पर कंपैरेटिव फॉर्म में कर लेते हैं, तो वहां अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो भी आप करने की स्थिति में रहे। यूपीएससी में इससे मिलता जुलता एक प्रश्न पूछा भी गया है। जब हम बात करते हैं योजना आयोग के गठन की, तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 स्थायी सदस्य और 3 अस्थायी या पदेन सदस्य की व्यवस्था योजना आयोग के अंतर्गत थी, जिसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष जो मनोनीत होता था वो होता था, जिसका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता था, 3 विशेषज्ञ सदस्य परमानेंट मेंबर के रूप में, और वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, ये 3 मंत्री जो है उसके पदेन सदस्य के रूप में विद्यमान होते थे। लेकिन जब हम नीति आयोग के गठन की बात करते हैं, तो उसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया है, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है, मतलब प्रधानमंत्री को वहां पर अधिकार दिया गया है। इसके अलावा पूर्णकालिक सदस्यों की व्यवस्था की गई है। जो पूर्णकालिक सदस्य होंगे उन्हें राज्य मंत्री के स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अलावा अब यहां याद रखिएगा, अभी तक की जो व्यवस्था है पूर्णकालिक सदस्यों के संदर्भ में, वो कैबिनेट स्तर के किसी 3 मंत्रियों को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री नियुक्त कर लेता है। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ चली आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके की व्यवस्था पूर्णकालिक सदस्य के रूप में है। इसके अलावा अंशकालिक सदस्यों की व्यवस्था है। तो अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2 होंगे, लेकिन अंशकालिक सदस्यों के में कौन होगा, तो वहां पर कहा गया है कि अंशकालिक सदस्य जो हैं, देश के जितने भी प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वैज्ञानिक शोध केंद्र है, वहां से जो है इन जो अंशकालिक सदस्य हैं उनको शामिल किया जाएगा उसमें। और रोटेशनल बेसिस पर, मतलब चक्रीय आधार पर 2 सदस्यों की वहां पर नियुक्ति होती जाएगी समय समय पर। इसके अलावा पदेन सदस्यों की व्यवस्था की गई है। पदेन सदस्य जो हैं वो प्रधानमंत्री नामित करता है कैबिनेट के 4, मतलब अपने मंत्री परिषद के 4 मंत्रियों के रूप में। उसके अलावा विशेष आमंत्रित भी हैं, मतलब विशेष आमंत्रित में विशेषज्ञ सदस्य जो हैं, मतलब किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ जो आपके अंशकालिक सदस्य में स्थापित नहीं हुआ है, वह वहां पर विशेष आमंत्री के रूप में स्थापित होता है। और इसके अलावा एक आपका
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे आप सीईओ कहते हैं, उसकी स्थापना यहां पर की गई है। वहीं इसके अलावा 3 अलग-अलग संस्थाओं की स्थापना की गई है, जिसमें गवर्निंग काउंसिल की व्यवस्था की गई है। इसमें रीजनल काउंसिल की व्यवस्था की गई है, जो क्षेत्रीय विवादों को निपटारा करेगी, और इन सारे उत्तरदायित्वों का डॉक्यूमेंटेशन और कार्य संचालन करने में सहयोग करने वाली जो संस्था होगी, वह सचिवालय या सेक्रेटरिएट की व्यवस्था की गई है, जो इसी नीति आयोग से के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है, और सीईओ इस सचिवालय का प्रमुख होता है। ऐसी व्यवस्था आपके यहाँ स्थापित की गई है। तो अगर आप कहेंगे अध्यक्ष से लेकर के सचिवालय तक एक व्यवस्थित पद सोपान क्रम में संघ, राज्य, संघ शासित क्षेत्र सभी को संतुलित रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया गया है। कैसे किया गया है, क्या कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, इसको अभी हम कार्यों में चर्चा कर देंगे। पहले आवश्यकता आदि पर हम चर्चा कर लेते हैं। लिखिएगा यहां पर आप लोग, पहले लिखिएगा, भारत में योजनागत उत्तरदायित्वों, योजनागत उत्तरदायित्वों के सृजन के लिए, योजनागत उत्तरदायित्वों के सृजन के लिए, सृजन के लिए 1951 से योजना आयोग विद्यमान था, परंतु 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का सृजन किया गया, जिसे देश के सर्वोच्च योजनागत, देश के सर्वोच्च योजनागत थिंक टैंक या वैचारिक संघ के रूप में स्थापित किया गया, जिसे विकास की प्रक्रिया के उत्प्रेरक, कैटेलाइजर जिसे आप कहते हैं, विकास की प्रक्रिया के उत्प्रेरक, उत्प्रेरक और सर्वांगीण विकास के लिए सर्वांगीण दृष्टिकोण से युक्त कर, सर्वांगीण दृष्टिकोण से युक्त कर प्रतिस्थापित किया गया है। अब अगले पैराग्राफ में उस आवश्यकता वाले मुद्दों पर आएगा। लिखिएगा, नीति आयोग को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद की स्थापना के उद्देश्य से, की स्थापना के उद्देश्य से
प्रतिस्थापित किया गया है। प्रतिस्थापित किया गया है। जहां विगत वर्षों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और जननांकीय तथा तकनीकी स्तर पर परिवर्तनों के अनुरूप संस्था की स्थापना की जा रही थी। जिसे नीति आयोग की स्थापना कर पूरित किया गया। वही नीति आयोग सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों, मंत्रालयों आदि को एक सहयोगी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अच्छा, ठीक। राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों, मंत्रालयों सभी को एक सहयोगी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिससे इनके मध्य स्थापित अंतराल मतलब जो गैप है, अंतराल को दूर कर इनके मध्य विकास के लिए सहयोग की स्थापना सुनिश्चित करता है। वही यह आयोग अपने कार्यों के माध्यम से केंद्र, राज्य व स्थानीय स्तर पर तक के साथ साथ कई बार सामान्य जनता को भी योजनागत
योगदान प्रदान करने को अवसर प्रदान करता है और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप योजनाओं की स्थापना करता है, जो पूर्व में नहीं हो रहा था, याद रखिएगा। यही नहीं नीति आयोग एक ज्ञान केंद्र, नॉलेज हब, ज्ञान केंद्र, वैचारिक केंद्र, जिसे आप थिंक टैंक कहते हैं, रणनीतिक स्ट्रेटेजिक रणनीतिक विशेषज्ञ, स्ट्रेटेजिक स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट की आवश्यकता की पूर्ति भी सुनिश्चित करता है, जो संभवतः योजना आयोग के द्वारा पूर्ण नहीं की जा रही थी। अब आ जाइएगा गठन के स्तर पर। याद रखिए, गठन आप लोग प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, इसको बहुत विस्तार नहीं देंगे। जिन्हें विस्तार देना है, जो आपसे 3 मार्कर में पूछ सकता है, वो आपको बता देंगे। लिखिएगा, याद रखिए, वो योजना आयोग केवल परामर्शदात्री संस्था थी। ये योजना आयोग परामर्शदात्री केवल संस्था नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में काम कर रही है ये। ठीक है, लिखिएगा यहां पर अगले पैराग्राफ में, नीति आयोग के गठन के स्तर पर अध्यक्ष, उसके सामने डैश लिख करके कर दीजिएगा, पदेन रूप में प्रधानमंत्री, मतलब जो भी प्रधानमंत्री के पद पर होगा वह नीति आयोग का अध्यक्ष बनेगा। पदेन रूप में प्रधानमंत्री। फिर आ जाएगा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री की इच्छा द्वारा। जब इच्छा शब्द आ जाता है तो याद रखिए, योग्यता शब्द अपने आप पीछे हो जाता है, तो वहां योग्यता का निर्धारण भी प्रधानमंत्री ही करेगा। प्रधानमंत्री की इच्छा द्वारा, ब्रैकेट में उसमें लिख लीजिएगा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त। नेक्स्ट लिखिएगा, पूर्णकालिक सदस्य, उसमें भी लिखिएगा प्रधानमंत्री की इच्छा द्वारा नियुक्ति।
ये गठन भी है और यही संरचना भी है, दोनों है। स्ट्रक्चर भी तो यही है। और वहां लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, राज्य स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त। नेक्स्ट लिखिएगा अंशकालिक सदस्य, शॉर्ट टर्म मेंबर्स जो होंगे। अंशकालिक सदस्य लिखिएगा अधिकतम 2 सदस्य, अधिकतम 2 सदस्य ब्रैकेट में लिख लीजिएगा देश के विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं, शोध संस्थाओं या प्रासंगिक संगठनों, रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें आप कहते हैं, या प्रासंगिक संगठनों, प्रासंगिक संगठनों से चक्रीय आधार पर, रोटेशनल बेसिस पर, से चक्रीय आधार पर चक्रीय आधार पर। नेक्स्ट पॉइंटर बनाएगा पदेन सदस्य, पदेन सदस्य डैश देके लिखिएगा प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री परिषद से नियुक्त 4 सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री परिषद से नियुक्त 4 सदस्य, चार सदस्य। नेक्स्ट लिखिएगा विशेष आमंत्री, विशेष आमंत्री, विशेष आमंत्री इसमें लिखिएगा प्रधानमंत्री के द्वारा नामित विशेषज्ञ, मतलब उन्हें भी नॉमिनेट प्रधानमंत्री करेगा। और उसमें सबसे अंत में इसमें आएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लिखिएगा भारत सरकार के सचिव स्तर के, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को अधिकारी को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। चक्रीय आधार का मतलब रोटेशनल बेसिस पर, रोटेशनल बेसिस मतलब आपको कहा गया आप 6 महीने कार्य करेंगे, उसके बाद अगला व्यक्ति 6 महीने, मान लीजिए 4 लोगों का पैनल बना दिया गया, तो 3-3 महीने जो है रोटेट होते रहेंगे, ऐसा है। 3 महीने ये, 3 महीने वो, 3 महीने उसके बाद, 3 महीने उसके बाद, तो वो चक्रीय आधार पर होता है। जैसे याद कीजिए इस शब्द का प्रयोग हमने इसके पहले पंचायती राज व्यवस्था में
महिला आरक्षण के लिए किया था कि वह जिला कलेक्टर के ऊपर है, जिसे वह चक्रीय आधार पर रोटेट करता है। प्रासंगिक संगठन मतलब योजना के स्तर पर जो भी रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन लगे, क्योंकि केवल आपके यहाँ शिक्षण और शोध संस्थाएं नहीं है, बहुत सारी ऐसी भी संस्थाएं हैं जो शायद योजनागत आधार पर अपना योगदान प्रदान कर सके। स्टैट्स की बड़ी सारी संस्थाएं हैं, बड़ी सारे आपके जो है सामाजिक विज्ञान के बड़े सारे केंद्र हैं जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, बड़े सारे योजनागत संस्थाएं हैं, वो भी आ सकती हैं। तो जो भी रिलेवेंट हो योजना निर्माण में, उनकी बात कही गई है यहाँ प्रासंगिक संगठन में। ठीक, नीचे लिखेगा कार्यकारी व कार्यपालक में अंतर। कार्यकारी अधिकारी होता, कार्यपालक मतलब जो उस कार्य को पालन करवा रहा हो, कार्यपालक नहीं होता, कार्यकारी होता है। ठीक है जी, ठीक है। आगे आ जाएगा नेक्स्ट, गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल लिखेगा नीति आयोग के अंतर्गत इस संस्था में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पदेन सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्निंग काउंसिल की बात कर रहे हैं। इसमें नीति आयोग का उपाध्यक्ष, पदेन सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री मतलब दिल्ली और पुडुचेरी, और संघ शासित क्षेत्र के उपराज्यपाल, और विशेष आमंत्री। इसी को आप शासी परिषद कहते हैं, गवर्निंग काउंसिल को। विशेष आमंत्री शामिल होते हैं। जहां इस संस्था का महत्व योजना के निर्माण व उसके क्रियान्वयन के साथ साथ संस्थाओं के बीच उचित समन्वय के लिए किया गया है। तो ये शासी परिषद है जिसे आप गवर्निंग काउंसिल कहते हैं। उसके बाद लिखिएगा क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल जिसे आप कहते हैं। क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल, यह विशिष्ट कार्यकाल के लिए गठित संस्था है जिसमें विशेष मुद्दों और आकस्मिक मामलों
आकस्मिक मामलों जिनके संदर्भ में एक से अधिक राज्यों जिनके संबंध में एक से अधिक राज्यों का संबंध स्थापित होता है। का संबंध स्थापित होता है। इसमें नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति विषय से संबद्ध राज्यों के मुख्यमंत्री, विषय से संबद्ध राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। मतलब यह जो संस्था है क्षेत्रीय परिषद, उसके अंतर्गत वस्तुतः जो स्थायी स्वरूप है उसे स्वीकार नहीं किया गया है। मतलब इसके अंतर्गत अस्थायी स्वरूप को स्वीकार किया गया है कि जब आकस्मिक कोई मुद्दा आएगा जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों से संबंधित है या राज्यों से उस पे कोई विवाद उत्पन्न हो, तो उन राज्यों को अध्यक्ष की उपस्थिति में बैठा करके वहां पर विवाद को रिजॉल्व कर लिया जाएगा, उसका मार्ग निकाल लिया जाएगा जिससे विवाद पूर्णतः समाप्त हो जाए। ठीक, यहां किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। इस जगह किसी स्तर पर कोई चुनौती हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके यहां ये मोहित अपोजिशन का रोल, ये कोई राजनीति वाला कोई नियुक्ति थोड़ी ना की जा रही है। अगर मोदी जी को आपने मत दे करके जिताया है तो मोदी जी अपने विजन से काम करेंगे, और वहां अगर राजनीति करानी होगी तो अपोजिशन को बैठा देंगे तो उनका विरोध करते रहें। तो बहुमत तो उस व्यक्ति को मिला है जो व्यक्ति वहां पर जनता ने अधिकृत किया है कार्य करने के लिए, तो उसे जनता के अनुसार या उस राजनीतिक दल के अनुसार योजना बनाने का अधिकार होगा। तो इसलिए अपोजिशन का यहाँ कोई रोल नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे आ जाइएगा। अब आ जाइएगा नीति आयोग के कार्य। नीति आयोग के कार्य लिखिएगा यहां पर, नीति आयोग वर्तमान समय में देश के योजनागत विकास के लिए स्थापित शीर्षस्थ संस्था है। योजनागत विकास के लिए स्थापित शीर्षस्थ संस्था है, जहां वर्तमान समय में पंचवर्षीय योजना के नेहरू मॉडल को
मॉडल के स्थान पर पंचवर्षीय योजना के नेहरू मॉडल के स्थान पर एक 15 वर्षीय दृष्टिकोण पत्र को स्वीकार कर तात्कालिक, अल्पकालिक व दीर्घकालिक, तात्कालिक, अल्पकालिक व दीर्घकालिक, तात्कालिक, अल्पकालिक व दीर्घकालिक लक्ष्यों की पूर्ति, लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इस आयोग के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप राज्यों की सक्रिय भागीदारी, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित किया जा रहा है, जहां वस्तुतः सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र, सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र के निर्माण पर बल दिया जा रहा है, जिससे सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन मिल रहा है। वहीं योजनागत स्तर पर ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण के उद्देश्य से नीचे से ऊपर की ओर योजनागत सुझाव पर बल दिया जा रहा है। याद कीजिए, ग्राम उदय से भारत उदय। वहीं आर्थिक विकास की रणनीति
के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को भी सम्मिलित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तथा नीति आयोग तथा नीति आयोग तथा नीति आयोग देश की हो रही आर्थिक प्रगति का लाभ सभी तक पहुंचाने का भी प्रयास करेगा। सभी तक पहुंचाने का भी प्रयास करेगा। यह नीति के निर्माण के साथ साथ उसका मूल्यांकन और आवश्यकता अनुरूप नीति के निर्माण के साथ साथ उसका मूल्यांकन और आवश्यकता अनुरूप संशोधन भी करेगा। वहीं यह राष्ट्रीय विकास और अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते के स्तर पर भी राष्ट्रीय विकास और अंतरराष्ट्रीय संधि समझौतों के मध्य भी समन्वय की स्थापना करेगा और देश के विकास के लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, पेशेवर व्यक्तियों, आदि का सहयोग प्राप्त कर ज्ञान, नवाचार, इनोवेशन और उद्यमशीलता, उद्यमशीलता को विकसित करने पर बल देगा। यह क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण राज्यों के मध्य विवादों का निराकरण के साथ साथ सहयोग और समन्वय पर बल देगा। वहीं यह संस्था देश के विकास के लिए प्रौद्योगिक उन्नयन
प्रौद्योगिक उन्नयन क्षमता का विकास करेगा। इसके साथ ही साथ देश के विकास के अंतर्गत संसाधनों, सेवाओं और उद्योग के मध्य समन्वय की स्थापना कर देश के संतुलित विकास को प्रेरित भी करेगा। इस प्रकार देश के संगठित संतुलित विकास को प्रेरित करने में इस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये हो गया आपका नीति आयोग और उसके कार्य। याद रखिए 15 में स्थापित हुआ, बेसिकली 17 से कार्य करना प्रारंभ किया इसने व्यवस्थित प्रक्रम में, और अभी इसने कितना सफलतापूर्वक कार्य किया इसका मूल्यांकन किया जाना थोड़ी जल्दीबाजी है, इसलिए इसके मूल्यांकन के स्तर पर अभी बिल्कुल भी मत आइए कि इसने क्या किया क्या नहीं किया। इसीलिए पहला क्वेश्चन जो आपको लिखाया वो योजना आयोग के मूल्यांकन से लिखा है, ताकि यहां सारे विवाद जो है वो समाप्त हो जाए। अब कोई प्रश्न हो यहां से पूछ लीजिए मुझसे। कोई भी प्रश्न हो पूछ लें। पंद्रह वर्षीय दृष्टिकोण पत्र, याद रखिए एक विजन डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रस्तुत किया था 2017 में, जहां उन्होंने यह कहा कि अब पंचवर्षीय योजना का प्रक्रम समाप्त हो गया। अब हम जो योजना रखेंगे वह 15 वर्षीय प्रक्रम में स्थापित, मतलब हमारा 15 वर्षीय दृष्टिकोण होगा, लक्ष्य 15 वर्ष के लिए निर्धारित करेंगे और उन लक्ष्यों के लिए 1 वर्ष, 3 वर्ष और 7 वर्ष के अंतर्गत हम मूल्यांकन और उसके परिवर्तन का पक्ष स्थापित करेंगे। सहकारी संघवाद संक्षेप में बड़ा मुश्किल है, हमने आपको ऑलरेडी बड़ा मुश्किल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको शुरू में ही सहकारी संघवाद पर एक क्वेश्चन हम लिखा चुके हैं अभय, और अगर आपके पास नहीं होगा तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, कोई भी आपको वह पेज मैंने लिखाया था वो आपको भेज देगा, ठीक है। सामान्यतया सहकारी संघवाद क्या है? केंद्र और राज्य संतुलित रूप में कार्य करें, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये संघवाद हो गया। सहकारी साथ में कार्य करके जब आप संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करते हैं तो सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है, ठीक। आलोचना क्या होगी अंजलि? मैंने आपसे कहा कि अभी मूल्यांकन आलोचना का पक्ष अभी इसमें लेकर के मत आइए, क्योंकि आप 2 ही 3 वर्षों में किसी भी योजना को अब तक अपने चरितार्थ रूप में स्थापित करने में सक्षम नहीं हुए। प्लस जब से आप देख लीजिए 2016 के बाद से लगातार चुनौतियों का सृजन हुआ है देश में, नोटबंदी आ गई, आर्थिक गिरावट आ गई आपके यहाँ, उसके बाद अब कोविड आ गया, तो आप देखेंगे पीछे 3 साल का जो समय है वो बड़ा संतुलित नहीं है। तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई जिससे आप क्या फॉरेक्स रिजर्व में भी कटौती, तो ऐसे बड़े सारे पक्ष है
जिनके आधार पर आज योजनाएं अपने मूर्त रूप में वस्तुतः फलीभूत नहीं हो रही। आपने बैंड बाजे के साथ जो है जीएसटी रिफॉर्म्स किया, याद कीजिए। जीएसटी रिफॉर्म्स जब हमने किया था तब हमें लगा कि हमने किस पीढ़ी का सुधार कर दिया। लेकिन आज ये संकट की घड़ी में आप देख लीजिए, जीएसटी रिफॉर्म पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है, क्योंकि ना केंद्र के पास पैसा, ना राज्य के पास पैसा है। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश शासन जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन में बार बार सब चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में आज 62,000 केस आए हैं, लेकिन सरकार इस बात को जानती है कि अब उसे 1,500, 2,000, 3,000, 5,000 लोगों की मौत को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। उसको ध्यान रखना है अपनी अर्थव्यवस्था पर। पैसा नहीं होगा तो कोई कल्याणकारी योजनाएं वह संचालित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए देखिए, चीजों को नॉर्मलाइज करके बताए जाने का प्रयास किया जा, हर चीज खोलने की बात की जा रही। लग रहा है जैसे कोविड का भय अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है, जैसे मेडिसिन आ चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब व्यवहारिक तौर पर जो भय है वो अर्थव्यवस्था का भय है। हो सकता है 31 अगस्त के बाद आपके कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज भी रिस्ट्रिक्शंस के साथ खुल जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है। नीति आयोग का मूल्यांकन करें, इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? हमने आपसे बताया ना कि इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं आप, इसमें इस बात को सोचिएगा। ये सबसे पहले ही आपको लिखा दिया है मैंने कि योजना आयोग के रहते नीति आयोग क्यों? जहां जहां तुलनात्मक अध्ययन किया, जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को वो पूरा नहीं करता था योजना आयोग, यह कर रहा है। तात्कालिक परिदृश्य में कोई समस्या है तो संतुलन की स्थापना नहीं कर रहा था। फिर समन्वय एक बड़ी चुनौती थी, जहां पर योजना आयोग और एनडीसी के बीच में, राष्ट्रीय विकास परिषद के बीच में संतुलन अपने आप में बड़ी चुनौतियां होती थी। क्रियान्वयन के स्तर पर कोई मशीनरी नहीं थी, उनकी राज्यों के ऊपर निर्भर करना पड़ता था। अब तो यहाँ राज्य सहयोग कर रहा है। तो ऐसे बड़े सारे प्रश्न हैं, बड़े सारे पक्ष हैं, जो आप लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या अंतर है। पीयूष, मैंने आपको बताया कि आंसर क्या लिखा जाएगा। आपने अभी जो इसके कार्य बताए हैं ना, यही इसके महत्व में आ जाएगा कि योजना आयोग पर जो आक्षेप थे, उन योजना आयोगों के आक्षेपों को और वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रख करके यह सुधार सुनिश्चित किया गया है, जिसे हम सकारात्मक मानते हैं। सकारात्मक किस रूप में मानते हैं? सकारात्मक इस रूप में मानते हैं कि उन सारी चुनौतियों को जो है दूर कर रहा है और एक सकारात्मक पक्ष की प्रतिस्थापना सुनिश्चित कर रहा है। ठीक, क्योंकि अभी कोई ऐसी योजना है ही नहीं जिसको हम ये कहें कि वह बहुत सफल हो गई है। तो ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण है जब हम ये बताएं कि हम परिणाम गिना सकें कि नीति आयोग ने यह भी सही कर दिया, यह भी सही कर दिया, यह भी सही कर, ऐसे अभी परिणाम हमारे पास है नहीं जिसे हम बता सकें। आती है बस गाने में। देखिए रवि, जो आप बात कर रहे हैं, कोई भी योजना सफल और असफल परिस्थितियों से होती है। आप इतिहास आपने पढ़ा है, आप मोहम्मद बिन तुगलक को भी आपने पढ़ रखा है। आप जानते हैं कि किस तरीके की चुनौतियां मोहम्मद बिन तुगलक ने झेली थी, और आप कहते हैं कि सही समय पर योजनाएं लागू नहीं। आप याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जो यूपीए की गवर्नमेंट आई थी, उसने 5 साल बहुत अच्छे से कार्य किया था। मनमोहन जी का पहला कार्यकाल, याद कीजिए कितनी सारी सकारात्मक चीजें लेकर के वो आए थे, और यही कारण था कि भारत में जनता ने उन्हें दोबारा भी मौका दिया था। लेकिन दूसरे मौके पर वो पूरी तरह से फेल हो गए, खासकर भ्रष्टाचार उनको खा बैठा। वैसे ही मोदी जी, असंतोष जो स्थापित हुआ था, प्रारंभिक असंतोष, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रतिस्थापित हुआ था। और उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो असंतोष स्थापित हुआ था, उसमें मोदी जी की प्रतिस्थापना और उनके कार्य व्यवहार के स्तर पर बड़ी सारी चीजें चरितार्थ हुई। उन्होंने बड़े सारे ऐसे एजेंडा स्थापित किए जिनके माध्यम से हमें लगा कि हाँ, देश में परिवर्तन आ रहा है। प्रारंभिक स्तर पर डेफिनेटली आया भी, विदेश नीति के स्तर पर तो बहुत आया। भारत के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में बहुत सारा अंतर आया। आपके रक्षा के स्तर पर बहुत सारा परिवर्तन आया।
अर्थव्यवस्था के स्तर पर डेफिनेटली आया जब काले धन आदि की जब हम बात करते हैं स्तरों पर। लेकिन दूसरा रिजीम जब से आया तब से चीजें बड़ी सकारात्मक नहीं रही। सकारात्मक नहीं रही का मतलब क्या है यहाँ पर? सकारात्मक नहीं रही का मतलब यहाँ पर यह है कि परिस्थितियां भी बड़ी सकारात्मक नहीं रही। मोदी जी जब आए थे तब उस समय पेट्रोलियम इतने कम स्तर पर था कि एक साल में सरकार ने इतना अपने पास रिजर्व धन इकट्ठा कर लिया था पेट्रोल की कीमतें न बढ़ा करके कि वो बड़ी आसानी से एक साल के धन से 4 साल चल सकती थी। लेकिन अभी जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी उनसे उनके लिए चुनौतियां बढ़ गई। आप देखिए कितना महंगा पेट्रोल डीजल बिका। डीजल की कीमत दिल्ली जैसे शहर में पेट्रोल से भी महंगी हो गई। फिर आपने देखा कि पिछले 3 साल से स्थितियां सामान्य नहीं है वहां पर। तो ऐसी चुनौतियों के कारण जो है सरकार अपनी नीतियों को पूरी तरह से सफल नहीं, क्योंकि याद रखिए पहली बार देश में योजनाएं ऐसी बनी जिनका स्वरूप इंटीग्रेटेड था। आज आपको नहीं लगता है कि कोविड में हम सफल नहीं होते अगर जनधन योजना सफल नहीं होती? एक बहुत बड़ा क्लास जनधन से जुड़ा, सरकार को जो भी राशि देनी थी वो उनके खाते में उन्होंने डाल दिया। ऐसी बड़ी सारी योजनाएं थी जिनका लाभ आपको इस पेंडेमिक में देखने को मिला होगा। खासकर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको ऑलरेडी वो प्रदर्शित होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से मिला होगा, लेकिन मिला जरूर होगा, इतना मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं वहां पर। ठीक है, क्लियर है? क्रियान्वयन की आलोचना नहीं, जो नियम बने हैं उनमें क्या घटा बढ़ा सकते हैं, जो नियम बने हैं उनमें आपके अनुसार क्या जरूरत है, और ऐसी कोई नियम बने ही नहीं है, योजनाएं बनी हैं। ये योजना का निर्माण करने के लिए बनी है, योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए बनी है। और हमने कहा कि 2017 से वस्तुतः इसने कार्य करना व्यवस्थित रूप में शुरू किया, तो अभी उसका मूल्यांकन, भाई क्यों आलोचना पर लगे हुए हैं? आलोचना कोई जरूरी है हर चीज की? आलोचना एक यही कह सकते हैं कि एक लंबे समय से भारत को 21वीं सदी में प्रतिस्थापित करने वाला जो योजना आयोग था उसको एक झटके में आपने खत्म कर दिया। हम उस योजना आयोग के स्वरूप को बदल करके उसी रूप में भी रख सकते थे, क्यों हमें नीति आयोग की जरूरत पड़ी? उसी का फॉर्मेशन कर देते। क्योंकि आपको कभी भी किसी का मूल्यांकन करने के लिए एक परिणाम, एक दूरी चाहिए होती है जिसमें उसके परिणामों का आप मूल्यांकन कर सकें। अभी इतने अल्प काल में आप वो परिणामों का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्या, नीति आयोग। और कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए यहां पर, और भी कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा केंद्रीय सूचना आयोग, आर्टिकल 44। ये क्या है, क्या हो गया आर्टिकल 44 में अंकित? लिखिएगा यहां पर केंद्रीय सूचना आयोग, हेडिंग डाल लीजिए केंद्रीय सूचना आयोग। आज 7:50 भी हो गया है। कल आप लोगों की पॉलिटी की आखिरी क्लास लूंगा, अब सुन लीजिए। इसमें अब आर्टिकल 44 बोलूंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अभी की स्थिति में। कल आप लोगों की वो क्लास होगी जिसमें मुझे बस एक ये आयोग करा देना है, एक उपभोक्ता संरक्षण आपको थोड़ा सा बता देना है। तो अगर सही तरीके से करेंगे तो 40 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो सवा घंटा हमारे पास बचेगा उसमें हम आप लोगों के सारे प्रश्न लेंगे। जितने भी प्रश्न आप लोगों को अब तक पॉलिटी में डाउट वाले होंगे, आप जहां से भी पूछना चाहेंगे आप वहां से प्रश्न पूछेंगे मुझसे। तो आज इस चर्चा को हम विराम देंगे और आप सभी लोगों को आज, अब हम 24 घंटे का समय दे रहे हैं कि आप एक बार अपने नोट्स रिवाइज कीजिए और देखिए कि आपको कहां कहां पर परेशानी गई है। अगर आप लोगों के क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो मैं एक सेशन और ले लूंगा उसके स्तर पर, वो कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। तो टेक योर ओन टाइम, ताकि हम इस क्वेश्चन आंसर सेशन को थोड़ा सा, जैसे इन्होंने लिखा, अब आर्टिकल 44 एक्सप्लेन करने का मतलब 15 मिनट है बताने में, तो हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। तो कल का जो सेशन होगा उसमें हम छोटे छोटे ये 2 आयोग हैं जिन पर हम एक बार चर्चा कर देंगे,
और उसके बाद सीधे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन में आ जाएंगे। सभी लोग सहमत हैं इस बात से? बता दें कुछ लोग मुझे लिख करके। ठीक, तो आप लोग जो है अपने अपने जितने क्वेश्चंस होंगे, जितने प्रकार के प्रश्न होंगे, वो सब आप लोग लिख लीजिएगा और मुझे भेजते जाएंगे। आप लोग जो लोग पर्सनली मुझे भेजना चाहेंगे वो भी भेज लेंगे। ठीक है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक नहीं, हम कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि मैं उसमें कोई कोताही नहीं करूंगा। एक से अधिक भी सेशन करना होगा तो मैं वो सेशन करके आपकी सारी जिज्ञासाओं को पूर्ण करूंगा। ठीक है, दूसरा अनुरोध यह है कि दूसरा सब्जेक्ट क्या शुरू करना है, एक लोकतांत्रिक व्यवहार में सोच समझ करके। मतलब मैंने ये नहीं पढ़ा, ये वाला नहीं। जो चीजें आप लोगों की छूटी हैं, जो चीजें ऐसी हैं, उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उस पर मुझे अभी यहां बिल्कुल मत लिखिए। आप अपनी इच्छा के अनुरूप मुझे आप लोग लिख करके भेज देंगे तो मैं उस पर चर्चा कर लूंगा। एमपी हिस्ट्री मुझे पढ़ानी है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, मैं उसे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ, तो मुझे आप लोग भेजेंगे अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि यहां मैं ना मैं आपके ग्रुप में डिबेट करना चाहता हूं। अपनी इच्छा अनुसार लॉजिकल बेसिस पर मुझे आप लोग बता दीजिएगा, नए पुराने जो भी हैं। तो आज इस परिचर्चा को हम विराम देंगे। कल आप सभी लोगों के सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। कल नहीं होगा, परसों दूंगा, जिसमें भी होगा उसमें करूंगा। लेकिन ये तब होगा जब आप ईमानदारी से इस दिशा में विचार कर लीजिए। तो आपके सारे लोगों के प्रश्न आप मुझे पर्सनली भेजना चाहें या इस पर भेजना चाहें लिख के, जैसा होगा आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक दोस्तों, आज इस चर्चा को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।